गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। आपको राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्टडी जारी है, तो करते हैं आज हम अपनी स्टडी को जारी। तो स्टडी को जारी करने से पहले आपके लिए छोटी सी एक मोटिवेशनल स्लोगन कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, अपने आप को इतना झोंक दो मेहनत के अंदर कि कुछ निखर कर सामने आए। तो करते हैं शुरुआत अपना पार्ट 3। हमने पढ़ा था परमाणु संरचना के बारे में और हमारा ये कारवां परमाणु संरचना का आगे बढ़ा रहे हैं। उससे पहले देखिए आप कि आज हम कुछ बातें इसमें करेंगे आवेश के बारे में, और एक हमारे जो इन पर जो प्रयोग किए एटम्स के ऊपर जो मॉडल बनाए थे, जैसे अपने जे थॉमसन हैं, जे थॉमसन इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में अपने जो रदरफोर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। रदरफोर्ड के बाद में नील्स बोहर है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये धीरे धीरे चलता जाएगा। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो भूमिका बना रहे हैं उसके अंदर क्या है कि आपको इसके अंदर प्यारे बच्चों थ्योरेटिकल थोड़ा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखना कि हमारा जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो करते हैं शुरू कि 19वीं शताब्दी के अंदर जैसे ही कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है, उसके बाद में विज्ञान ने प्रगति की और देखा कि स्थिर विद्युत या फिर विद्युत चालन, कुछ पदार्थों में विद्युत चालन पाया गया, कुछ स्थिर विद्युत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई। तो उन्होंने कहा भी अगर परमाणु अविभाज्य है तो फिर ये आवेश और ये चालन, ये कंडक्शन, ये क्यों हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कुछ परमाणु के अंदर भी कुछ अपरमाणु मौलिक कण मौजूद है, और ये जो मौलिक कण है ये ही क्या करते हैं, आवेश को पैदा करते हैं। यही क्या करते हैं, आवेश को पैदा करते हैं। तो हुआ क्या कि आवेश के बारे में अगर कुछ उदाहरण उन्होंने देखे तो उनको थोड़ा ये डाउट हुआ। उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कंघी को किस में बालों से रगड़ा, और आपको पता है, आप भी करके देख लेना, कंघी को या आप स्केल को बालों से रगड़ के देखना। आप जैसे ही बालों से रगड़ोगे तो आप रगड़ने के बाद में उस कंघी या स्केल को, जो फुट्टा जिसको बोलते हैं, जिससे अपने लाइनें खींचते हैं, उसको आप नीचे धरती पर लगाना, तो उस पर छोटे छोटे कचरे, छोटे छोटे तिनके चिपक जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, दोनों वस्तुओं को रगड़ने से उसमें आवेशन की क्रिया हुई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने कांच की छड़ को सिलिक या ऊनी वस्त्र से रगड़ा, तो कांच की छड़ को सिलिक या ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर भी उनमें आवेशन की क्रिया हो गई। नाइट के अंदर अंधेरे में ये क्रिया देखी गई, तो उसमें से प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति फ्लैश निकलने लगती थी। तो उन्होंने कहा भी ये कुछ न कुछ आ जा रहा है, ये छोटे से छोटा पार्टिकल है जो दिखाई नहीं दे रहा है,
अब आगे सुनिए, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, गुब्बारों को आपस में रगड़ा। दो गुब्बारे लिए और उनको आपस में रगड़ा, तो भी क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि हमने क्या लिए कि दो गुब्बारे ले लिए, मान लो हमने गुब्बारे ले लिए, 3 गुब्बारे ले लिए, मान लेते हैं ये है रस्सी, इससे हमने 3 गुब्बारों को फुला लिया। ये लो जी, 3 गुब्बारे ले लिए हमने। थोड़ा बेटा ध्यान से देखना इसको। और इन 3 गुब्बारों को हमने नाम रख दिया ए, बी और सी। हमने 3 गुब्बारों के नाम रख दिए ए, बी और सी। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमने इन 2 गुब्बारों को आपस में क्या किया, रगड़ना शुरू किया। इन 2 गुब्बारों को, किसको, बी और सी को रगड़ा। रगड़ने से क्या हुआ, इनके चारों तरफ क्या पैदा हो गए, रगड़ने के कारण इनके चारों तरफ बेटा आवेश उत्पन्न हो गया। इनके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, आवेशन की क्रिया हो गई, धनावेश इनके बीच में आ गया, मान लेते हैं। या ऐसे कर सकते हैं हम कि एक तरफ प्लस हो गया और एक तरफ क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, 2 गुब्बारों को आपस में रगड़ा तो इसमें आवेशन की क्रिया हो गई। आवेशन की क्रिया, ये आवेशित हो गई और आवेश इनकी चारों तरफ फैल गया, जो हमें दिखाई नहीं देता। अब देखिए कि एक गुब्बारे को, मान लो इस गुब्बारे को इसके पास में लेके आए, तो इनमें आपस में क्या हो गया, ये एक दूसरे को क्या करने लग गए, आकर्षित। ये एक दूसरे को क्या करने लग गए बेटा, आकर्षित करने लगे। इनके बीच में आकर्षण हो गया। और जब इस आवेश वाले के पास में लेके गए, तो ये एक दूसरे को क्या मारने लग गए, धक्का। ये एक दूसरे को धक्का मारने लगे, प्रतिकर्षित करने। इन दोनों के बीच में तो प्रतिकर्षण हो गया, रिपल्सन, जिसको बोलते रिपल्सन हो गया। और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आकर्षण हो गया। तो देखिए, अब कल्पना ऐसे की गई है कि मान लेते हैं कि एक जिस 2 गुब्बारों में से, ए और बी की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है कि जिसको हमने रगड़ा नहीं है उसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए हो, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हो। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये माइनस हो गया चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे प्लस चार्ज हो गया। समझ में आ रही बात। मान लेते हैं कि इसके पास में मान लो 25 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी मान लो 25 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास में कितने हो गए, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके पास कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो धनायन, और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो ऋणायन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन समझाने का मतलब यही था कि इनके अंदर, परमाणुओं के अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल होंगे जो आवेशन की क्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब, उस समय की बात कर रहा हूं मैं जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उस से पहले ये कयास लगाए जाते थे, ये अनुमान लगाए जाते थे। अब सुनिए, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि क्या आवेश को आप समझे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आवेश और कुछ नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता होती है। या हम इसको ऐसे कहें कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो देखो, एक होता है धन आवेश और एक क्या होता है, आवेश 2 प्रकार के हो गए, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। तो देखिए, इसको समझिए आप। ये आ गया आपके एक धनावेश और दूसरा है आपका ऋणावेश। नेगेटिव आयन। धनावेश को कहते हैं कैटायन, इंग्लिश में इसको कैटायन कहते हैं, और
ऋणावेश को कहते हैं एनायन। देखिएगा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है, और ऋणावेश में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बेटा, अधिकता होती है। इसमें मैक्सिमम होते हैं। तो कहने का मतलब आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, एक धनावेश और दूसरा कौन सा हो गया, ऋणावेश। अब सुनिए, जैसे ही धनावेश और ऋणावेश की बात हुई तो पता चला कि परमाणु जो है वो विभाज्य है, अविभाज्य की थ्योरी गलत साबित होगी। जो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण है, तो ये उनका जो थ्योरी है वो गलत साबित हुई और धीरे धीरे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की खोज ने जोर पकड़ लिया। अब हम बात करते हैं कि खोज से पहले ही हम थोड़ी सी एक अगर बात करें कि इसमें क्या हुआ होगा, तो देखिएगा इसके अंदर कि हम देखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में, थोड़ा आइडिया लगा रहे हैं कि परमाणु की संरचना किस टाइप से होती है। तो देखिएगा इसमें मान लो कि परमाणु ऐसे होता होगा, मैं आपको ही बता रहा हूं कि परमाणु ऐसे होता होगा, कल्पना करें कि मान लो एक कमरा है और परमाणु ऐसे होता होगा कि कमरे के अंदर भी अलग अलग मान लो अलमीरा है और अलमीरा के अंदर भी अलग अलग शेल्फ है। तो इस प्रकार से आपको ये आइडिया, एक हाइपोथेसिस, एक अवधारणा बनानी है मन के अंदर। तो देखिए कि ये आ गया आपके पास परमाणु, जिसको आपने क्या कहा, एटम कहा, ठीक है। और जो है एटम के अंदर जो 3 मौलिक कण थे वो मुख्य थे, कौन कौन से थे, एक इलेक्ट्रॉन था, एक आपके प्रोटॉन था और तीसरा आपके न्यूट्रॉन था। इनके नाम क्या था, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन था और इसका नाम प्रोटॉन था और इसका नाम न्यूट्रॉन था। हम इनकी खोजकर्ता के जो मॉडल्स दिए गए हैं उनको अलग अलग पढ़ेंगे भी, उन्होंने क्या क्या परिकल्पनाएं दी, उन्होंने कौन कौन से निष्कर्ष निकाले और बाद में उनकी कौन सी कमियां रही और उन कमियों को दूसरे वैज्ञानिकों ने कैसे सुधारा और आज जो हम पहुंच रहे हैं इस पर, इस चीज पे पहुंच रहे हैं, तो वो कैसे पहुंचे। तो थोड़ा सा मैं इनकी खोज से बाद का आपको मैं बता रहा हूं और इनकी खोज कैसे कैसे हुई, हमारा सीक्वेंस धीरे धीरे चलता रहेगा। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं कि इसकी जो खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, वो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टाइन भी कहते हैं, गोल्डस्टीन भी कहते हैं, एक ही बात है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की थी 1932 में। अब देखिएगा इसमें कि इस पर चार्ज कैसा है, इस पर चार्ज क्या है, ऋणावेशित, ये नेगेटिव चार्ज का है। इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे चार्ज कैसा है, कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। तो ये कैसा प्रकृति का होता है, ये ऋणायन प्रकृति का होता है। ये कैसी प्रकृति का होता है, ये धनायन प्रकृति का होता है। ये कैसी प्रकृति का होता है, ये न्यूट्रल या उदासीन प्रकृति का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीजें
अब देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान अगर देखें तो इसका द्रव्यमान बहुत कम है। प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में तो ये बहुत नगण्य है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर है। तो देखिए कितना है, इसके अंदर इसका जो वेट दे रखा है 9.109 इंटू 10 की पावर -30 किलोग्राम, लगभग इतना है। -30 जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम माना जाएगा। ऋणायन में जो चीज ज्यादा है वो उतनी कम मानी जाएगी। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। मान लो हमारे पास में 1/10 है, तो हम इसको कहेंगे कि ये 0.1 है और ये आ गया 10 की घात -1। ठीक है जी। और इससे कम करें, एक के कितने टुकड़े, ये 10 टुकड़े हैं। अब एक के 100 टुकड़े करते हैं। लो जी, ये हो गया 0.01 और इसको हम कहेंगे 10 की घात -2। तो भाई एक के 100 टुकड़े, इससे तो कम हो गया ना। इसकी लंबाई जो है इससे कम। अब और देखो, ऐसे कर लें, 0.001 मतलब 10 की घात -3। तो देखिए ये चीज घट रही है, जैसे जैसे माइनस में घात बढ़ रही है तो ये घट रही है। तो 10 की घात -3 -30 बहुत ही नगण्य राशि है। अब सुनिए इसको, ये है किलोग्राम में, और अगर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखें तो एटॉमिक मास यूनिट में इसका हो जाएगा 0.1 इसको लिखें अगर हम, तो इसको हम कह सकते हैं 1.0005485 लगभग एटॉमिक मास यूनिट। और इसका है 1.627 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और ये आ गया 1.00727 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और इसका हो जाएगा आपके 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस इतनी। और एटॉमिक मास यूनिट में हो जाएगा इसका 1.00 और 8665 AMU, ये इनका द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये देखो आप, इसका जो द्रव्यमान है वो नगण्य ही माना जाता है, नगण्य। इसका द्रव्यमान क्या माना जाता है? नगण्य ही माना जाता है। लगभग हम अगर बात करें तो ये बहुत ही कम द्रव्यमान होगा परमाणु के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों चीजें प्रिय विद्यार्थियों, ये नाभिक के अंदर विद्यमान रहती है, नाभिक में विद्यमान रहती है, नाभिक में होती है। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या नाभिक में आवर्त सारणी में उसके स्थान को भी इंगित करती है, जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है नाभिक के अंदर उस परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, जिसको आप उसका परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो। अब सुनिए, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं।
इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन। इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन। सपोज करो कि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियन की संख्या कितनी होगी? 12। ध्यान रखना। और इनको ए से डिनोटेड करते हैं। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या भी इसको कहते हैं। ए को द्रव्यमान संख्या या इसको आप परमाणु भार भी कह सकते हैं। इसी को आप एटॉमिक वेट भी कह सकते हो। एटॉमिक वेट ए से इसको लिया गया है। न्यूक्लियन की संख्या तो गिनती हो गई, भार हो गया। अभी इनमें कितना भार है वो इनका भार हो गया। तो कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या में क्या होते हैं? आपस में बेटा ज्यादातर मोस्टली बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा संख्या में क्या होते हैं? बराबर। जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात को और बढ़ाते हैं हम। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इसकी कल्पना तो ऐसे हो गई कि ये जो मैं कल्पना बता रहा हूं ये नील्स बोर की कल्पना है। इसको हमने थोड़ा सा पहले बताया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। बाकी ये चीजें तो बाद में एक बार और आएगी, इसका रिवाइजेशन होगा एक बार। अब सुनिएगा कि जो है सौर मॉडल के रूप में इसको दिया गया है कि सूरज बीच में है और उसके चारों ओर कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में ग्रह, जितने 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। जैसे पहले ग्रह बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा हमारा पृथ्वी ग्रह हो गया। तो इस प्रकार से ही परमाणु में भी नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े रहते हैं, उस पर नाभिक पर धनावेश रहता है, न्यूक्लियर आवेश जिसको बोलते हैं वो रहता है, और ये प्लस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचता रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए थोड़ी सी बात को हम और आगे बढ़ाते हैं और ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आगे लगती है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको क्या मिला? जे थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला? 1906 में। किसकी खोज के कारण? इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण। जो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की खोज की थी, और इन्होंने क्या किया था कि एक निर्वात कांच की नली ली थी। निर्वात कांच की नली के अंदर, अंधेरे के अंदर उन्होंने बिल्कुल उसके अंदर से हवा को निकाल के निम्न दाब पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन एनोड से भी कुछ किरणें निकली जिनको इन्होंने केनाल किरणों का नाम दिया। और ये केनाल किरणें अपने साथ में क्या लेके आई? प्रोटॉन लेके आई। तो कहने का मतलब प्रोटॉन, इनका मानना है कि प्रोटॉन एनोड से निकलता है, कैथोड की ओर जाता है, और इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलता है और एनोड की ओर जाता है।
तो कहने का मतलब जिस पर प्लस आवेश हो उसकी खोज किसने की थी? प्रोटॉन की गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। तो आगे चलते हैं हम कि इन पे इसकी ये जो खोज हुई है इसको किस प्रकार से धीरे धीरे प्रगति पर इस सिचुएशन तक लेके आए। तो चलिए बात करते हैं हम शुरुआती जो एटॉमिक की जो खोज हुई और एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल का नाम था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थोड़ी सी बात करते हैं हम थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो देखिए लिखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। लो जी, थॉमसन का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था उनका? जे थॉमसन।